चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं? एक तो ये है कि पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर के साथ साथ जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसकी भी परपेंडिकुलर होंगी। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन आप देख सकते हो, इधर है राइट साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये आपकी ऊपर की तरफ है, ऐसे करके, ठीक है। मतलब अगर आप इसको सिंपल तरीके से बनाना चाहो तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई इसकी प्रोपोगेशन की, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। और यहां पर जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव के मैं एम्पलीट्यूड बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई, और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आप ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लो ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये वाली हो गई, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो आपका अलग हो गया। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है आपस में, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। तो तीनों आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, या फिर कोई भी ट्रांसफर वेव आप बोल सकते हो, जिसमें जो मोशन ऑफ वेव होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। या जो आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स जो आपके ऑसिलेट कर रहे होंगे ट्रांसफर वेव के, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव में वो आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे साउंड वाले केस में देखा, लॉन्जिट्यूडनल वेव में कैसे होता है, अगर ये कोई पार्टिकल है तो साउंड को ट्रेवल करवाने के लिए पार्टिकल इधर ऑसिलेट करेगा, इधर करेगा। और डायरेक्शन ऑफ साउंड मान लो ट्रेवल करने की इधर है, तो ये सेम लाइन में होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो ये वेव कैसी होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव हो गई आपकी। और जिसमें परपेंडिकुलर होते हैं वेव के कंपोनेंट, वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो अब ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर, वैसे होती तो है, एक बार चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। तो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पास लेकर आते हो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वेव का जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब वही कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। क्योंकि देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, तो जितना कंपोनेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जाके चढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में भी इधर को चढ़ रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जब स्टार्ट हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और उसके कुछ देर बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगी, तब आपका फेज डिफरेंस आता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ दोनों क्या कर रही हैं, ऑसिलेट मतलब एक साथ दोनों क्या कर रही है, मूव करना स्टार्ट कर रही है, या एक साथ जो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी होगी, ओके। और इसको छोड़ दो, ठीक है, ये इतना काम का नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो तो यहाँ पर उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है, C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। ई नॉट और बी नॉट क्या होगा, कोई बता सकता है, बताओ। देखा ये ना, मतलब कुछ लोग चले गए ना, अभी भी 13 लोग ही दिख रहे हैं, बाकी के 7 गायब हो गए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कुछ होगा ना, ये नॉट क्यों लगाया है नीचे?
बताओ, नॉट क्यों लगाए हैं? भाई नॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो उसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी मूव कर रही है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइकिल जो चल रही है वहां पे, या जो वेव है, उस वेव की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ई नॉट हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव चल रही है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बी नॉट हो गई। ठीक है, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट हो गया। और इसका एक और फॉर्मूला है, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ? अरे बोलो। परमेबिलिटी। परमेबिलिटी कौन सा वाला परमेबिलिटी है? क्या करते हो यार, बता क्यों नहीं रहे हो? इतना आसान सा नहीं बता रहे हो, फिर क्या पढ़ा है? अरे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, बताओ। पढ़ तो रखा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनमें से कौन सा वाला एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। और नॉट। म्यू नॉट क्या है? सर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ठीक है। तो पढ़ लो भाई जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ई नॉट और बी नॉट क्या हो गए? एम्पलीट्यूड हो गए किसके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? म्यू नॉट होता है आपका परमिलिबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मिलती है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी होती है। और स्पीड ऑफ लाइट जैसे पढ़ते हो, लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी आएगी? 3/3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि सबकी स्पीड सेम ही होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड होती है। बस उनकी वेरी क्या करती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो आपकी सेम रहेगी। इन अ जनरल मीडियम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हमें जनरल मीडियम के लिए निकालना है, तो ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था, ये आपका क्या था? ये हम बात कर रहे थे फ्री स्पेस की या फिर वैक्यूम की, जहां पर कोई भी पार्टिकल और प्रेजेंट नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कोई अगर आपने अदर मीडियम ले लिया, जिसमें मान लो कोई भी गैस है, किसी मीडियम में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, कोई भी अगर यहाँ पर गैस है, तो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए v इज इक्वल टू 1/म्यू ई हो जाए, म्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। म्यू मतलब ठीक है, तो म्यू क्या हो गया? परमिबिलिटी हो गया, एप्सिलॉन क्या हो गया? परमिटिविटी हो गया। ठीक है, तो ये आपका जनरल मीडियम के लिए हो गया। उसके बाद है द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव में होगी, उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव में भी होगी, और टोटल एनर्जी इन दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या हो गया? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ई क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद है लीनियर मोमेंटम डिलीवर्ड टू अ सरफेस बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी, जैसे आप मोशन में पढ़ते हो, पी इज इक्वल टू एमवी के बराबर होता है लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर जो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, यहां पर जो लीनियर मोमेंटम होगा, क्या लिखा है? डिलीवर्ड टू अ सरफेस बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी सरफेस के ऊपर टकराती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम उस सरफेस के ऊपर डिलीवर किया जाएगा, वो P इज इक्वल टू यू बाई सी के बराबर हो जाएगा। अब U क्या हो गया? एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गया, और C क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एवरेज एनर्जी
डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला अभी आपने ऊपर पढ़ा, और नीचे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे समझ में सभी को? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन इस पे ऐसे ही आ सकता है कि E की वैल्यू आपको दे देंगे, B की वैल्यू दे देंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि लीनियर मोमेंटम बताओ कितना होता है। तो पहले U की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, और उसके बाद उसको C से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आपका एक क्वेश्चन आने की। द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हमारे पास हैं अलग अलग टाइप की, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड वेव हो, लाइट वेव हो, अल्ट्रावायलेट वेव हो, या और कोई भी वेव हो, तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम उसके फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो जो हमें एक टेबल मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हो गया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है या जो टेबल हमें मिलती है वो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻12 मीटर से लेके 10⁻⁴ मीटर तक होती है। अब ये क्या है, 10⁻⁻12 मीटर और 4 मीटर क्या चीज है ये बताओ? फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है? वेवलेंथ। वेवलेंथ होगी। ठीक है, मीटर लिखा है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है ना, डिस्टेंस की, तो वेवलेंथ होगी। अगर हर्ट्ज लिखा होता है यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी होता। ठीक है, तो अब ये टेबल देख लो, इस टेबल को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, प्रोडक्शन और डिटेक्शन कैसे होता है इसको आपने करना हो पढ़ना हो तो अपने आप से पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर रेडियो वेव है, फिर माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, लाइट वेव है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके बाद एक्स रेज है, उसके बाद गामा रेज है। तो मेरे को ये बताओ कि रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है या गामा रेज की वेवलेंथ ज्यादा है, बताओ। बोलो। रेडियो वेव। रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो क्योंकि वेव। ये लिखा है 0.1 मीटर और नीचे क्या लिखा है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। नैनोमीटर तो बहुत दूर होता है मीटर से। ठीक है, तो आप ये देखोगे, ये जो इन्होंने सीरीज लगाई है रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, लैम्डा डिक्रीजेस। ये ऑर्डर चाहो तो लिख भी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिधर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चीज, मतलब उसी डायरेक्शन में आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो क्या होता है, एफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। v इक्वल टू एफ लैम्डा या v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो अगर आपने ये चीज को कांस्टेंट कर दिया तो एक चीज अगर आप ये बढ़ाओगे तो दूसरी चीज अपने आप घट जाएगी। कहने का मतलब, अगर ये नंबर यहाँ पर 16 लिखा है, 16 मैंने लिखा कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, तो इस 8 को अगर आप 4 करते हो तो ये 2 ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, तभी तो ये 4 4 या 16 होगा दोबारा से। अगर आपने ये चीज को फिक्स रखना है, एक चीज को घटाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ठीक है, या पहली चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी अपने आप। तो कहने का मतलब ये है, तो फ्रीक्वेंसी और ये जो लैम्डा है वेवलेंथ, ये आपस में कैसा रिलेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। फ्रीक्वेंसी जिधर बढ़ रही होगी उधर वेवलेंथ घट रही होगी, वेवलेंथ जिधर घट रही होगी वो उधर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। और इसका अपोजिट भी वैलिड है।
तो अगर रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लैम्डा अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, बताओ, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज Increase. करेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एफ इंक्रीजेस ऊपर से नीचे जब जब जा रहे हो, और इसका ऑपोजिट अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो वो चीजें उल्टा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप फ्रीक्वेंसी वाली टेबल भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 से लेकर 3 की पावर 10 3 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज। और नीचे सबसे आ जाओ तो 5 इंटू 10 की पावर 18, 5 इंटू 10 की पावर 22, मतलब 10 की पावर 8 से 10 की पावर 22 फ्रीक्वेंसी क्या हो इंक्रीज हो रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको सभी वेव्स की वेवलेंथ की रेंज याद होनी चाहिए कि कितने मीटर या कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर या कितने मीटर तक होती है। दूसरी चीज इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपको याद होनी चाहिए कि कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक के बीच में वेरी करती है। और तीसरी चीज इनका ऑर्डर आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए कि किधर मैक्सिमम वेवलेंथ है, किधर मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है, और किधर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किधर आपका फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये जो पूरी टेबल आपको ये तीन उसमें दिख रही है, तीन कॉलम्स में, ये एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वाली। बस भले ही वो प्रोडक्शन डिडक्शन करो पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन इतना जरूर कर लेना, ठीक है। इसको इसमें किसी को कोई डाउट है इस टेबल में? सर यूजेस भी पूछे जाते क्या चीज? सर यूजेस यूजेस पूछ सकते हैं, यूजेस तो इसमें शायद दिए नहीं है, यूजेस एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, ठीक है। यूजेस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो यूजेस के भी क्वेश्चन आप देख लेना, वरना वो जो बुक आपको भेज रखी है ना उसमें आपको यूजेस वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखता हूँ मेरे को, यूजेस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यूजेस इसमें है, मतलब यूजेस पर भी देख लेना, यूजेस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि गामा रेज आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय टीबी सेल्स, कैंसर सेल्स, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए और बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ टारगेट एलिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज बिकॉज़ इट इज, तो देख लेना एनसीईआरटी में भी शायद आपको दिए होंगे और उस बुक में भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आपको जरा थोड़ा सा पीवाईक्यू के बारे में इसका दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, हाँ। चलो इसके पीवाईक्यू देख लो एक बार कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को स्क्रीन पे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये पहला क्वेश्चन ही देख लो, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम इज, कौन सा ऑप्शन होगा? Fourth. फोर्थ, ठीक है। Oh, है, टू कह रहा है क्या कोई? नहीं support. फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये आपका एम्स 2002 में आया था, तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला आंसर, ठीक है। और इसके बाद है व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये तो पता ही होगा, This. Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट UV रेस rays. क्या करती है वैसे, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्या ऐसा काम करती है वो? सर वो ओजोन लेयर को हाँ, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ठीक है, डिप्लीट। ओजोन लेयर को खराब कर रही है,
जिसकी वजह से यूवी रेज जो सन से आ रही होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। और उनकी खास बात ये होती है कि वो CO2 गैस को अपने अंदर ट्रैप करने की कोशिश करती है। मतलब CO2 गैस को अंदर आने, मतलब अंदर ही रहती है, और CO2 गैस जो है वो वापस बाहर नहीं जा पाती है। CO2 गैस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और CO2 गैस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब एक बार नीचे चलते हैं, पहले जो रिसेंट क्वेश्चंस अभी हाल ही में आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, ये तो बता ही सकते हो आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 21, विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बताओ भाई, विबग्योर Red. जैसी चीज तो पढ़ी होगी कभी। Red. 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 रेड, ठीक Red. है। तो ये क्वेश्चन तो नर्सिंग के पेपर में भी कई बार आया हुआ है, नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले में। क्योंकि क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं कि भाई जो इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं या जो मेडिकल वाला जो प्लस साइन होता है वो रेड कलर से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है कि वो आपकी आंखों तक अगर बहुत दूर भी होगा तो वो आपको आराम से अच्छे से दिखाई दे जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा देर दूर तक जो वो ट्रेवल कर सकता है वो लाइट। ठीक है, उसके बाद है हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा, 20 वाला। 20 वाला कोशिश करो जरा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी वी आई कैप। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर ये प्रोपोगेटिंग की वी आई कैप है तो कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है इसका? आई कैप I direction. कौन सा? X direction. एक्स एक्सिस में, X. ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका वेव प्रोपोगेशन हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ है? वाई एक्सिस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? Plus Z direction. तो ये Right Direction. direction. ठीक है, तो ये नीट 2018 में आया है। ठीक है, ऐसे समझना था बस। इसका आंसर भी देख लेते हैं 20 वाले का क्या है। 20 वाले का सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड क्या है? प्लस जेड। अब ये क्या है? अ पॉइंट सोर्स ऑफ पावर 15 वॉट इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द स्पेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम सोर्स। इसमें आपको पावर दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया है, तो क्या क्या चीजें दी हैं वो देख लो। अ पॉइंट सोर्स ऑफ पावर 15 वॉट, एक तो आपको पावर 15 वॉट दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि बी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से आपको डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 2 मीटर का दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे? ये आपने एक रिलेशन अभी ये पढ़ा था, बी आई। इस चैप्टर में तो ऐसा कोई रिलेशन था नहीं मेरे हिसाब से। चलो इसे छोड़ो, इसे बाद में देख लेना अपने हिसाब से, जो भी होगा देखते हैं उसका कैसे कर रखा है इन्होंने। 19, 19, 19 तो दिया भी नहीं है। चेक करता हूँ एक बार।
अच्छा, इसका कोई अलग ही फॉर्मूला है, ठीक है। जो ये थ्योरी में से हमने पढ़ा उसमें से तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2 म्यू नॉट। तो देख लेना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही होता है ना, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें कुछ और नए फॉर्मूला भी पता चलते हैं, तो वो भी इसीलिए हमको पढ़ लेने होते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें फिर ऐसा है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, तो वो कई बार क्या होता है, घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। घुमा के इन द सेंस क्या होता है कि वहां पर अगर आपको एक रिजल्ट या फॉर्मूला के ऊपर पहुंचना है, तो आपको 2-3 फॉर्मूला जो पीछे आपने पढ़ रखे हैं उनको कंबाइन करके वो फॉर्मूला आपने निकालना होगा, और वो फॉर्मूला फिर ऐसे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को और भी मिलेंगे, तो उन फॉर्मूला को भी आप जरूर याद करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी आपको फॉर्मूला दूसरे देखना पड़ेगा, ईआरएमएस और बीआरएमएस। ईआरएमएस और जो मैग्नेटिक फील्ड का बीआरएमएस होगा, ठीक है। तो उससे आपका ये पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 1400 watt per meter square falls on a metal surface on an area this. Find out force. इसके लिए भी आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, ये हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ फॉर्मूला हो जो इसमें ना हमने पढ़े हो, कुछ ऐसे 2-4 फॉर्मूला हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आरएमएस वैल्यू वाला कई बार पूछा गया है, यानी कि आरएमएस का कोई फॉर्मूला या तो होगा, तो वो उसे आप देख लेना एक बार। और ये आई थिंक वो इक्वेशन है जो हमने अभी स्किप करी थी, E is equal to E naught sin k z माइनस ओमेगा टी, यही वाली इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, नीट फर्स्ट 2016 में जो पूछा गया है 14th क्वेश्चन, ये तो इजी है। बताओ 14th वाला। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ होगा, ठीक है। तो इनमें से ये पूछा है कि कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जो एक प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज कर सकता है, ठीक है। ये भी देख लेना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया माइक्रोवेव वाला। अब ये क्वेश्चन देखो 11th वाला दिया है आपको। अब यहाँ देखो क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेस। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे ऐसे टाइप के जब आपको ऑर्डर याद होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 10th वाला। 10th वाला बताओ जरा, ट्राई करो। बताओ, ये कह रहा है कि प्रोपोगेशन जो है, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। अच्छा पी कह रहे हो, पी तो कैसे भी नहीं होगा, पी कैसे होगा भाई। अरे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन जो है मूवमेंट की या प्रोपोगेशन की वो प्लस जेड में है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होंगे, कौन से डायरेक्शन में होंगे। सर एक्स वाई। एक्स वाई में होंगे ना। अगर डायरेक्शन आपकी जेड में है तो एक्स और, ऑप्शन वन। हाँ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्स और वाई में होंगे। तो ये जो आपके लिखे हैं आपके ऑप्शन नंबर
ये वाला और ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें b जो है वो k के साथ आ गया, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपकी वेव z डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि k वाले कंपोनेंट के साथ मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में कैसे हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा है कि ये k डायरेक्शन में, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब ऑप्शन पहला वाला या तीसरा वाला हो सकता है, तो पहले वाला मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी वाई एक्सिस में कर रही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। मुझसे क्वेश्चन था 10th वाला, ठीक है, देख लो 10th का आंसर 1 है। 10th का आंसर क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन देख रहे हो आप, मतलब काफी इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब एम्स में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। और ये वाला टॉपिक भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, क्योंकि इस पर मेरे को 2 क्वेश्चन दिख गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लो, मतलब ये वाला जो टॉपिक हमने अभी स्किप करा था एक यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन एम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एम्स में 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। तो ये देखो क्या था कि फॉर अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर कोई कोई एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, लैम्डा वेवलेंथ है उसकी, और वो z डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रही है, प्रोपोगेशन कर रही है। जब z डायरेक्शन के अलोंग कर रही है, तो उसकी जो E है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, जो कि आपकी एक्स एक्सिस में होगी। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जो वेव आपकी प्रोपोगेट कर रही है, कौन से डायरेक्शन में कर रही है, z डायरेक्शन में कर रही है। तो हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं कि वो वाई डायरेक्शन में कर रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा भी है ई एक्स और बी वाई। तो कोई भी ऐसी वेव है जो z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, उसको हमने मान लिया कि उसका जो x वाला वो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन में कर रहा है। तो E की अगर आपको इक्वेशन देनी होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगी। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय जेड बाय लैम्डा माइनस टी बाई टी। तो टी तो आपका टाइम हो गया, और कैपिटल टी क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल हो गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन भी आप देख सकते हो, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। वहां पर ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी था, यहाँ पर बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला फॉर्मूला सेम है, बस ई नॉट की जगह बी नॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब एक बार वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जो अभी यहाँ पर अभी हमने देखा था, उस क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E is equal to 1.22 into 10 की पावर 6 t minus kx न्यूटन पर कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, अभी जो आपने रिलेशन पढ़ा था, जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो E की जो इक्वेशन वहां पर थी वो क्या थी, E is equal to E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो के जेड माइनस ओमेगा टी थी। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, के एक्स दिख रहा है। अब के एक्स का मतलब है कि हम जो कंडीशन मान रहे थे, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या थी, जेड एक्सिस के लॉन्ग थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आपको डायरेक्शन दी है, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या दी है, एक्स एक्सिस की दी है, यानी कि वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो एक्स एक्सिस में कर रही है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपके पास ये ई नॉट की वैल्यू दी है, और हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई वी नॉट, क्या पता इससे निकल जाए। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई सी के बराबर हो जाएगी। ई नॉट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1.2 दिया हुआ है। इसको अगर आप 3 इंटू 10 की पावर 8 से डिवाइड कर देते हो, तो ये एक इधर जाएगा और एक यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा नीचे, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर,
तो कितना आ जाएगा 4/10⁹ आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा ऊपर आके 4 × 10⁻⁹ आ जाएगा। आ रहा है ऐसे कुछ, पहला वाला एक ऐसा आ रहा है लगभग लगभग 4 × 10⁸ ये एक रिलेशन था जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 × 10⁻⁻ आ रहा है। उस पर आंसर चेक करता हूँ, 4 × 10⁻⁸ देगा। तो 3 का 4 आ रहा है 10⁻⁻2/π, मतलब इसके लिए कोई और रिलेशन यहाँ पर यूज होगा। चलो इसे फिर ठीक है, देखेंगे इसको शाम को देखेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप कर लेना, क्वेश्चंस करोगे तो आपको नए फॉर्मूलाज कुछ और पता चलेंगे, जिसको आप फर्दर यहाँ पर यूज कर पाओगे अपने अपकमिंग एग्जाम में। इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्लीज जरूर कर लेना, क्योंकि उससे काफी सारी नई चीजें आपको नए फॉर्मूला पता चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा, ये भी आसान है, निकाल सकते हो आप। अब ये पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इनमें से कौन सी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी गलत है, कर लोगे आराम से, है ना। ठीक है, तो ये है कि एम्स में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बाकी नीट में तो इजी से मिल जाएंगे। नीट बीएससी नर्सिंग में इससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं है, ठीक है। तो नीट के तो आपने देख ही लिया, आराम से हो ही जा रहे थे आपके। बाकी कुछ और पीवाईक्यू करते रहोगे तो आपको नया फॉर्मूला पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर शाम को मिलेंगे, अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेना।